Audio Jungle. Audio Jungle. आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान संपदा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। वेलकम स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप सभी का क्रियात्मक अनुसंधान की कक्षा में दिल से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। अनुसंधान के विषय में सभी जानते हैं कि अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान या रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब है रिपीट करना, बार बार। और सर्च का मतलब है खोजना। कोई भी शोध, कोई भी अनुसंधान एक बार अगर हमने खोज लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके मानक और उसके जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं, वो पूरे काल, पूरे जीवन पर्यंत एक सी रहेंगी, ऐसा नहीं होता है। एटम की संरचना के बारे में आप सभी लोग जानते हो। पहले क्या थ्योरी थी कि परमाणु के न्यूक्लियस में 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में 2012 में हिग्स बोसोन का नाम सुना होगा। 3 उसमें साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये खोजा था कि एटम के न्यूक्लियस में, केंद्रक में एक और प्रोटॉन हो, एक और कण होता है, पार्टिकल होता है, जिसका नाम है हिग्स बोसोन पार्टिकल। तो इसने एकदम साइंस में तहलका मचा दिया। एटम की स्ट्रक्चर में इसने तहलका मचा दिया। एक नई सर्च हुई, एक नया शोध हुआ। तो ये होती है रिसर्च। समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार जब हम अपने सिद्धांतों में, अपने नियमों में कोई बदलाव लाते हैं, किसके द्वारा? नई शोध के द्वारा, तो उसे कहते हैं अनुसंधान। हिग्स बोसोन पार्टिकल का नाम था हिग्स, HIGS BOSON, हिग्स बोसोन, ये उस पार्टिकल का नाम था। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई अनुसंधान करते हैं, तो उसे हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। और शैक्षिक अनुसंधान ये 2 प्रकार का होता है। शैक्षिक अनुसंधान, इसके 2 पार्ट हैं। पहला मूल अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। मूल संधान क्या होता है? जब भी हम कोई सिद्धांत की खोज करते हैं, कोई भी नए तत्व की खोज करते हैं और उसके लिए कोई नियम बनाते हैं, तो वो हमारे मूल सिद्धांत यानी कि मूल अनुसंधान है। जैसे परमाणु की खोज हुई, किरणों की खोज हुई, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज हुई, फ्लावर की स्ट्रक्चर खोजी गई, तो ये सब क्या है? मूल अनुसंधान है। लेकिन जब हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, टीचर्स की समस्या है, उनकी एजुकेशन की समस्या है,
बच्चों को इकट्ठा करने की समस्या है, बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो जब शिक्षा से संबंधित समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हमारा या वो रिसर्च हमारी क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए, एक डेफिनेशन हम लिखवाना चाहेंगे। सारा ब्लैक, SARA सारा, ब्लैक BLACK, वेल WELL। इन्होंने बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान, इन्वर्टेड कॉमास में, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की समस्याओं से संबंधित विद्यालय कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए किया गया अनुसंधान है। क्योंकि एक्शन रिसर्च, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्शन और रिसर्च। इसका मतलब है वो रिसर्च जो क्रियाओं पर आधारित है, जिसमें क्रियात्मक अंतर्धारणा होती है, उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। और ये किस पर आधारित होती है? हमारे अनुभवों के आधार पर। जब हमें अनुभव होते हैं तभी हम कुछ कार्य करने की सोचते हैं। हमें अनुभवों से पता चलता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, और जब वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। तो ये क्रिया आधारित अनुभवजन्य अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। एक्शन रिसर्च को सबसे पहले बकिंघम ने 1926 में बकिंघम खोजा था। सबसे पहले उन्होंने इसका पता लगाया था। लेकिन स्टीफन एम कोरे ने विद्यालय से संबंधित, स्कूल से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सबसे पहले इसको प्रयोग किया था। तो प्रयोग में कौन लाया था? स्टीफन एम कोरे। इन्होंने विद्यालय से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले इसको ये प्रयोग में लाए थे। और ये इन्होंने एक किताब लिखी थी, रिसर्च फॉर टीचर्स, जिसमें उन्होंने इसका वर्णन किया था कि किस तरह से हम अपने विद्यालय की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इनकी किताब थी स्टीफन एम कोरे की, रिसर्च फॉर टीचर्स। रिसर्च फॉर टीचर्स। अब आ जाइए इसके प्रकार पर। क्रियात्मक अनुसंधान चार प्रकार का होता है। पहला डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक। डायग्नोस्टिक, एक्शन, रिसर्च। डायग्नोस्टिक, एक्शन, रिसर्च, नाम से पता चल रहा है उपचारात्मक। क्या मतलब हुआ? पहले हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर हमें देखता है, अच्छे से जांच करता है, फिर वो ये बताता है लक्षणों के आधार पर कि आपको ये बीमारी है और आपको इस उपचार की ज़रूरत है। तो डायग्नोस्टिक में हम यही करते हैं, पहले समस्या के कारण को समझते हैं और फिर समस्या को सुलझाने के लिए
क्रियाएं करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च, दूसरा है पार्टिसिपेटिव एक्शन रिसर्च। पार्टिसिपेटिव से समझ में आ रहा है, पार्टिसिपेट करना। जब हम कोई सर्वे करते हैं, कोई सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उस समय अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को हम इसमें शामिल करते हैं कि वो अपने अपने तरीके से डेटा कलेक्शन करें, आंकड़े लाएं और फिर उन आंकड़ों के आधार पर हम नया निष्कर्ष निकालते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तीसरा एम्पेरिकल, अनुभवजन्य या आनुभविक भी लिख सकते हैं, एम्पेरिकल एक्शन रिसर्च। एम्पेरिकल होता है आनुभविक या अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसको रिकॉर्ड करना। इसमें मेन काम है रिकॉर्डिंग का, उसको रिकॉर्ड करना और उन क्रियाओं के आधार पर जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, उसको भी रिकॉर्ड करके रखना। तो ये आता है हमारा एम्पेरिकल एक्शन रिसर्च में। फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक एक्शन रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च, नाम से पता चल रहा है। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, जो साइंस के हैं या आर्ट्स के भी हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, हमारे हाथ में होती हैं, और कुछ चीज़ें हम फ्री छोड़ देते हैं। जो केमिस्ट्री वाले हैं, टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, तो उनको मालूम होगा कि वेरिएबल्स, जो साइको पढ़ाते हैं, उन्हें भी मालूम होगा कि जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को हम अपने कंट्रोल में करते हैं और बाकी चीज़ें, जो वेरिएबल्स, जो चर हैं, उनको हम फ्री छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए क्लास में ये समस्या आ रही है हमारी क्लास में, साइको की क्लास में, कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, क्लास बंक करते हैं, कैंटीन में जाके बैठते हैं। तो कैंटीन में जाके वो क्यों बैठते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासरूम एटमॉस्फेयर को हम अपना, उस समस्या को दूर करने के लिए क्लासरूम एटमॉस्फेयर को हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट करा दिया, उन्हें अच्छा फर्नीचर दे दिया, उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें क्योंकि चेक करना है कि वो क्यों भाग रहे हैं, तो यहाँ पर हम टीचर्स को वो फ्री कर रहे हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में है, लेकिन टीचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कैसा पढ़ाता है, क्या करता है, क्लास ले रहा है, नहीं ले रहा है, इसको हम चेक करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। क्यों एक्शन रिसर्च पढ़ाई जानी चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने महाविद्यालय या विद्यालय को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए, बालकों से जुड़ी व्यवहारगत, उनके व्यवहार से संबंधित बहुत सी समस्याएं होती हैं, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित बहुत समस्याएं होती हैं, उनके सामाजिकरण से जुड़ी बहुत सी समस्याएं होती हैं। वो सोशल है या नहीं है, अपना आपस में घुलते मिलते हैं कि नहीं घुलते मिलते हैं, उनके पेरेंट्स की क्या स्थिति है, घर में कैसी कंडीशन है। इन सारी समस्याओं को हम दूर कैसे करें, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक्शन रिसर्च की, और ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या समस्याएं हो सकती हैं? एनीबडी एल्स है? अनुशासन, डिसिप्लिन,
सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक्शन रिसर्च का सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो है डिसिप्लिन। हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन आवर क्लास, इन आवर कॉलेज। तो अनुशासन की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट समस्या आती है हमारे सामने, वो आती है पाठ्यक्रम की। कुछ सब्जेक्ट्स का पाठ्यक्रम सिलेबस इतना नीरस होता है, इतना उबाऊ होता है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। सिलेबस नहीं बदल सकते, लेकिन पढ़ाने के तरीके बदल सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी मुझे कभी नहीं समझ में आई, पढ़ ही नहीं पाते थे, नींद आने लगती थी। कोशिश करते थे लास्ट बेंच पे बैठने की, मज़ा नहीं आता था। लेकिन जो हमारी टीचर थी उन्होंने हमें एक चीज़ समझाई कि ज्योग्राफी में अगर नहीं समझ में आता है तो जो थ्योरी पोर्शन है उसको तो रट डालो, लेकिन मैप, अगर मैथ्स में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो मैप में भी अच्छा लगेगा। और फिर जब मैंने मैप को करना शुरू किया कलर्ड पेंसिल और उससे, तो मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में बढ़ा। तो ये भी क्या है? एक्शन रिसर्च है। तो ये तो हो गई इसकी आवश्यकता। अब आ जाइए स्कोप, क्षेत्र क्या हो सकते हैं? एक्शन रिसर्च किन किन क्षेत्रों में की जा सकती है? पहला सबसे मुख्य जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसका है वो है बाल व्यवहार, बच्चों के मनोविज्ञान को जानना। क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजी के बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं और उनको जानना और फिर उसके हिसाब से उनको पढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी समस्या भी है। क्योंकि एक क्लास में जब तरह तरह के बच्चे होते हैं तो सबको हम एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते। हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है, कौन हायर अचीवर है, कौन मिडिल अचीवर है, कौन लोअर है। लोअर के लिए हम अलग से ट्यूटोरियल क्लास सप्ताह में एक बार ले सकते हैं। मीडियोकर ज़्यादा होते हैं, एवरेज बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो भी 1 या 2 होते हैं क्लास में। तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम आती है मीडियोकर के साथ। क्यों? उनको लोअर वाला पढ़ा नहीं सकते और हायर वाला उन्हें समझ में नहीं आता है। तो लोअर और हायर को हम 2-2 बच्चे होते हैं, उनको अलग क्लास लेकर 15-15 मिनट का टाइम देकर उनको पढ़ा सकते हैं। सेकंड है टीचिंग से संबंधित समस्याएं। आप सभी लोग टीचर्स हैं, स्टूडेंट भी रहे हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि टीचिंग से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? क्लास में देर से आना, क्लास में देर से आना, सिलेबस तैयार करके ना आना। अगर क्लास में आप सिलेबस तैयार करके नहीं गए हैं तो यकीन मानिए आपका स्टूडेंट आपको कभी भी पसंद नहीं करेगा। जब आप यहाँ पर खड़े होते ना तो आपके चेहरे के भाव स्टूडेंट बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं। वो जान जाते हैं कि हमारी मैम को आज समझ नहीं आ रहा है पढ़ाना, वो कुछ भी अनर्गल बोल रही हैं। और क्लास में अगर आधे घंटे या पौन घंटे का समय बिताना है तो कुछ तो बोलेंगे। तो कक्षा में जाने से पहले हमें अपना लेक्चर आधा घंटा टाइम दीजिए, 15 मिनट टाइम दीजिए। एक ही लेक्चर हम सालों साल पढ़ाते रहते हैं, याद हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ नया जुड़ जाता है। वही मैंने कहा ना, शोध चल रहा है इस समय। जब शोध चल रहा है तो कुछ नई चीज़ें, कुछ नई ज्ञान की बातें हमारे लेक्चर में ऐड होती रहती हैं और उनको हम ऐड करते जाते हैं। विनोद आ जाओ, और उनको हम ऐड करते चलते हैं। तो क्लास में जाने से पहले लाइब्रेरी में जाके या कहीं एकांत में बैठकर अपना लेक्चर ज़रूर रिवाइज करिए और छात्रों की वाहवाही लूटिए। नेक्स्ट है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से संबंधित समस्याएं। एग्ज़ाम से संबंधित समस्याएं, एक तो एग्ज़ाम फियर। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को बुखार चढ़ने लगता है, पेपर हो गया, आप क्या करें आती है। किसी को ज़्यादा भूख लगती है, बहुत से लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो खाने ज़्यादा लगते हैं, और किसी किसी की भूख एकदम ही गायब हो जाती है, नींद ही नहीं आ रही है, चाय कॉफ़ी इतना पिएंगे कि उनकी नींद उड़ जाएगी। तो ये एग्ज़ाम फियर दूर करना, ये
टीचर्स का काम होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बताएं कि किस तरीके से आप अपना सिलेबस तैयार करिए। ज़रूरी नहीं इतनी मोटी किताब है तो हम उसको पूरा रट डालें, नहीं। 10 साल का अनसॉल्व देखिए, उसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें टिक करिए, उनमें से क्वेश्चन तैयार करिए। और जिन चैप्टर्स में से 1 या 2 नंबर का आता है वो तो होता ही है, अचीवमेंट टेस्ट में आप लोग ये पढ़ाते होगे, तो उन चैप्टर्स को छोड़ भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी किताब नहीं पढ़ी जाती है। ये आप बताइए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। 3 साल से अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसको छोड़ के दूसरा नया क्वेश्चन उन्हें दीजिए। और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको समय समय पर उन्हें होमवर्क में दीजिए, जिससे उनकी तैयारी साथ साथ चलती रहे। को करिकुलर एक्टिविटी, सहगामी पाठ्य क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, अपने कॉलेज में तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं पाठ्य क्रियाएं। खेल कूद है, म्यूज़िक है, डांस है, डिबेट है, योगा है। योगा तो खैर एक एज ए सब्जेक्ट आ गया है, और बाकी क्विज प्रोग्राम होते हैं। तो ये सारी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन इनमें भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो हर एक्टिविटी में पार्ट करना चाहते हैं, और वो होते भी हैं बहुत टैलेंटेड, और हम लोग क्या करते हैं अपने विद्यालय की नाक ऊंची करने के लिए उसी को मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं। उससे क्या होता है, बाकी बच्चों में हैरेसमेंट होता है। तो एक लिमिट बांध दीजिए कि आप 3 से ज़्यादा प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकते। आपने 3 में ले लिया, अब आगे आपको नहीं, आपको फिर कभी मौका मिलेगा। तो सबके संग इक्वलिटी का व्यवहार रखिए, उनके टैलेंट को पहचानिए कि अगर ये अच्छा गाता है तो उसे सिंगिंग में आगे लाइए, उसे बकअप करिए। अगर वो लिखता अच्छा है तो उसकी राइटिंग कंपटीशन करा दीजिए। अच्छा बोलता है तो डिबेट कराइए। जीके अच्छी है तो क्विज करा दो। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ क्लास में खड़े होकर हम लेक्चर देते हैं 1 घंटे का। क्विज करा के देखो कितना मज़ा आता है, एक्टिविटीज़ करा के देखिए कितना मज़ा आता है। पढ़ाने के ढंग अलग अलग हैं। पढ़ाने के लिए हम छोटे मोटे प्लेज, स्किट क्लास में कराते हैं। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एक वर्कशॉप में कराई थी एक स्किट, और लोगों ने इतनी पसंद की, बड़े बड़े एसोसिएट प्रोफेसर से, तब सभी ने बहुत पसंद की वो। तो स्किट करा दीजिए, कोई एक्टिविटी करा दीजिए, पेंटिंग करा दीजिए। ज़रूरी नहीं क्योंकि बीटीसी के बच्चे हैं आपके पास, और इन बीटीसी के बच्चों को लोअर क्लासेस में पढ़ाना है। लास्ट है विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं। ये समस्याएं भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। विद्यालय प्रशासन आपकी बात सुनता है कि नहीं सुनता है, आपके साथ सहयोग करता है या नहीं करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें बहुत मायने रखता है, और वो किसके थ्रू होता है, प्रिंसिपल के थ्रू। अगर प्रिंसिपल आपका अपनी बात मैनेजर के सामने या प्रेसिडेंट के सामने रखने में सक्षम है, पूरी पहले तो उसके ऊपर एक वर्कआउट कर ले कि हमें क्या कहना है, क्या बोलना है। ये नहीं कि एट रैंडम लेके आप चले जाएं तो गुस्सा भी आ जाता है। कोई एक्टिविटी करानी, उसके लिए फंड चाहिए, आप पहले से एक उसका बनाइए, लेखा जोखा तैयार करिए, कितना पैसा चाहिए, ये एप्लीकेशन है, फंड आपका स्वीकृत होगा। पहले एप्लीकेशन, फिर उसका फंड लगा के दीजिए और काम कराइए। तो मैनेजमेंट और प्रशासन से जुड़ी भी बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। उसमें टीचर्स का भी हो जाता है कि कोई लेट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई ढंग से लेक्चर नहीं ले रहा है। ये सारी समस्याएं कौन डील करेगा, या तो आपका प्रिंसिपल या मैनेजमेंट। अब आ जाइए टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। रिसर्च की बात है तो हमें टूल्स क्या होते हैं, उपकरण जो हम किसी रिसर्च को करने में प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहला टूल जो है एक्शन रिसर्च का, पहला एक्शन रिसर्च का जो टूल है वो है इंक्वायरी फॉर्म।
इंक्वायरी फॉर्म के अंदर छोटे छोटे 8 इसके हिस्से हैं। सबसे पहला है क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली। क्वेश्चनेयर। दूसरा है शेड्यूल, शेड्यूल किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना। तीसरा है स्टूडेंट डायरी। चौथा है टीचर्स डायरी। पांचवा है रजिस्टर। छठा है टाइम टेबल। लास्ट एग्जामिनेशन। और फिर है रिजल्ट। जब हम किसी समस्या की इंक्वायरी करते हैं, जैसे कोई इंस्पेक्टर केस सॉल्व करता है तो इंक्वायरी ही करता है, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। क्वेश्चनेयर बनाएं, प्रश्नावली बनाएं, 10 प्रश्नों की बनाएं, 25 की बनाएं और उसको सॉल्व करने को दें बच्चे को कि इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे सॉर्ट आउट होगा। शेड्यूल, उसका एक शेड्यूल बना दें कि उसको किस तरीके से अपने सिलेबस को तैयार करना है, या क्या जो भी आप उसकी रूपरेखा बनाएंगे वो उसको फॉलो करें। स्टूडेंट डायरी, स्टूडेंट डायरी बहुत से स्कूलों में होती है जिसमें होमवर्क लिख के दिया जाता है और उसने पूरा किया कि नहीं किया उस पर टीचर्स अपने कमेंट करते हैं। टीचर्स डायरी, टीचर्स डायरी में टीचर अपने प्रतिदिन का साप्ताहिक रिकॉर्ड रखता है वो, कि आज उसने फला दिन कौन सी क्लास ली और क्लास में क्या पढ़ाया, टेस्ट लिया या नहीं लिया, टेस्ट के नंबर इवन उसको चढ़ाने होते हैं, सिलेबस भी लिखना होता है। रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर सबको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की प्रेजेंस एब्सेंस सब उसमें रिकॉर्ड रहती है। टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या है पता लग जाता है उससे, कौन सा टीचर किस टाइम पर किस क्लास में मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपने पहले रखा है, कौन सा आपने बाद में रखा, क्योंकि सब्जेक्ट को टाइम टेबल में फिट करना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है। कठिन सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमको मॉर्निंग में, और सरल सब्जेक्ट हमको लास्ट के मतलब लंच के बाद के पीरियड्स में रखने चाहिए। एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ामिनेशन की इंफॉर्मेशन उनको समय समय पर देते रहना। फिर है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट का सारा रिकॉर्ड रखना, कैसे नंबर आए उसके, कितना उसने किस सब्जेक्ट में मेहनत की, नहीं की, क्यों नहीं की, ये सारे कारण हमको इंक्वायरी से मिल जाते हैं। सेकंड टूल है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। आप क्लास में बैठे बैठे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है और उसका मन क्लास में है या नहीं है। बहुत से लोग होते हैं क्लास में बैठे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, वो उसको देख के समझ में आ जाता है। तो उसकी एक्टिविटीज़ पर पूरा ध्यान देना, वो अपना होमवर्क कर रहा, वो क्लास का काम कर रहा है, क्लास वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कॉपी में कोई ड्राइंग बना रहा है, चुटकुला लिख रहा है, कुछ पिक्चर्स बना रहा है, तो ये आता है ऑब्जर्वेशन में। फिर है इंटरव्यू, साक्षात्कार सबको मालूम है। समस्या कोई अगर है तो हम उसका इंटरव्यू लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए प्रश्नावली बनाते हैं और उससे क्वेश्चन करते हैं, पुटअप करते हैं, और फिर हम उसके द्वारा किसी निष्कर्ष पर
पहुंच जाते हैं। फोर्थ है साइकोलॉजिकल टेस्ट। नाम सुना होगा सबने। ये जो हमारी मानसिक योग्यताएं हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक टेस्ट, परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनोवैज्ञानिक योग्यताओं को मापने के संबंध में यूज किए जाते हैं ये टेस्ट। और ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं? बुद्धि परीक्षण, लिख लीजिए नाम, इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड अलग है, एप्टीट्यूड अलग है। एटीट्यूड होता है व्यवहार से संबंधित और एप्टीट्यूड होता है विषय से संबंधित कि किस विषय में उसकी क्या योग्यता है। फिर है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी नापने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है कि इससे पता लग जाता है कि छात्र हमारा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। अब लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। सबसे महत्वपूर्ण पहला स्टेप हमारी है समस्या, समस्या का होना। अगर हमारे सामने कोई समस्या नहीं आ रही है तो हम रिसर्च करते ही नहीं और करेंगे भी नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम कुछ नया खोजें। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ हमारी अच्छी चल रही, तो हम भी आराम से डेली रूटीन में बंधे हैं और आराम कर रहे हैं। तो समस्या का होना सबसे पहली इसका चरण है एक्शन रिसर्च के लिए। आज हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोविड-19 की, जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और कोविड-19 के ऊपर इतने रिसर्च हो रहे हैं और अभी तक उसकी वैक्सीन हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। तो रोज़ नई नई रिसर्चेज हो रही हैं। बहुत बड़ी समस्या है। जब समस्या है तो रिसर्च भी होगी। इसी तरह एजुकेशन में भी समस्याएं हैं तो हम रिसर्च भी करेंगे। समस्याओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? ये एक्शन रिसर्च की हम बात कर रहे हैं। समस्याओं के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? कहाँ से हमें समस्याएं मिलेंगी? जैसे आप लोग बच्चों को बताएंगे कि एक्शन रिसर्च, एक टॉपिक देंगे कि इस पर आप एक्शन रिसर्च बना के लाइए, किसी एक बच्चे का प्रोफॉर्मा हम दे देंगे। तो समस्या कहाँ से लाएंगे? किस किस एरिया से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं? परिवार से हो सकती हैं, सबसे पहले तो हम ही से हो सकती है। टीचिंग से संबंधित समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या उसे हमसे हो सकती है। हमारा विषय ना अच्छा लगता हो, हमारा पढ़ाने का तरीका ना अच्छा लगता हो, हमारा ड्रेसिंग सेंस ना भाता हो उसको, क्लास में हमारा बोलना ना अच्छा लगता हो सकता है हम बहुत ज़्यादा डांटते हों या किसी एक बच्चे पर ज़्यादा फोकस करते हो। तो ये सारी समस्याएं किससे होती हैं? टीचिंग से संबंधित समस्याएं। नेक्स्ट है टेस्ट, टेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। टेस्ट से संबंधित समस्याएं। टेस्ट से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं? क्लास में आए, हमने अचानक से कह दिया आज टेस्ट लेंगे, कोई तैयारी नहीं होता है और जो आंसर मिलते हैं फिर वो भी बहुत। तो पहले से आप उनको टेस्ट की डेट बताइए। आप ये बता दीजिए कि हम इतना सिलेबस कवर करने के बाद आपका टेस्ट लेंगे और एट रैंडम लेंगे, किसी भी दिन ले सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अनाउंस कर दीजिए कि इतना मैंने पढ़ा दिया, अब मैं टेस्ट लूँगा। टेस्ट लीजिए, बच्चे देंगे। लेकिन आप अचानक से आ जाएं कि आज मैंने कुछ तैयार नहीं किया है, सिलेबस मेरा तैयार नहीं है, चलते हैं आज टेस्ट ले लेंगे। करते हैं लोग कि समय काटना है, चलो टेस्ट ले लिया जाए। तो ऐसा ना करिए। तीसरी है एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर से संबंधित समस्याएं डिस्कस कर चुके हैं हम। एक ही बच्चे को बार बार मौका ना दें, सबको मौका दें, सबको स्टेज पर आने का। या जो बच्चा कुछ नहीं भी जानता है तो भी आप उसको आगे तो लाइए। हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है, अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बेकार है। उसको आगे लाइए, उसको भी कुछ उसके हिसाब की एक्टिविटी दीजिए। मान लीजिए वो बहुत डल है लेकिन कुछ तो अच्छा करता होगा,
तो उसके हिसाब की उसको एक्टिविटी दीजिए और उसको भी आगे लाने की कोशिश करिए। तीसरी है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। आपका स्कूल मैनेजमेंट अगर आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी एक्टिविटी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने में इतना परफेक्शन लाइए कि मैनेजमेंट खुश होके आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाए। आप जो भी एक्टिविटी करिए उसको अप टू मार्क करिए, प्रशंसा के पात्र बनिए, और फिर देखिए आपकी किसी बात को मैनेजमेंट अगर मना करे तो अपने को पहले अच्छे से तैयार करिए, फिर मैनेजमेंट के पास जाइए। अब आ जाइए सेकंड स्टेप। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप समस्या का था पूरा। सेकंड स्टेप है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग। डिलिमिटिंग मतलब समस्या का सीमांकन करना। मान लीजिए समस्या आ रही है सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान के बच्चों की क्लास से भागने की। साइंस की क्लास से बच्चे भाग रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे, तो हम अध्ययन करेंगे तो इसी कॉलेज का करेंगे, या ना कि पूरे श्रावस्ती जिले के साइंस के बच्चों का। तो हमें एक लिमिटेशन में एक सीमांकन उनका करना पड़ता है कि हमें ये एरिया लेना है और इस एरिया के 20, 25 या 50 बच्चों का सैंपल लेना है। चावल बनाते हैं घर में हम, जब चावल पकता है तो एक दाना दबा के देख लेते हैं कि चावल पक गया। अब हर दाने को तो नहीं दबाते। दाल बनाते हैं, थोड़ी सी निकाल के देखते हैं कि दाल गली कि नहीं। सब्जी में भी यही है, एक आलू दबा के देखा गल गया तो एक अंदाज़ा कि हाँ हमारी चीज़ तैयार हो गई है। तो सीमांकन करना बहुत ज़रूरी है और सैम्पलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण, ये हमारा थर्ड स्टेप है। समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण सब कर सकते हैं एनालिसिस कि क्यों हमारे कॉलेज में ये समस्या आ रही है। अनुशासन भंगता की समस्या क्यों आ रही है, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में तो क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी। एक चीज़ ध्यान में रखिए, हर समय एक्टिविटीज़ कराना भी उचित नहीं है। बच्चे बहुत एक्टिविटीज़ से भी भागते हैं, भाई वो पढ़ने के लिए आते हैं। अगर उन्हें पढ़ाई नहीं मिल रही है, शिक्षण कार्य नहीं मिल रहा है, खाली एक्टिविटीज़ कराई जा रही तो भी वो बोर होके भागेंगे, नहीं आएंगे। आप 10 बार, 1-2 बार बुलाएंगे, 3 बार बुलाएंगे, आएंगे, चौथी बार वो मना कर देंगे। तो एक शेड्यूल में काम होना चाहिए। जब एक्टिविटी की ज़रूरत हो तो एक्टिविटी कराइए और आगे बढ़िए। फिर है हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। अस्थायी धारणा हम इसकी बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? उपकल्पना। उपकल्पना होती है जब हम कोई समस्या हमारे सामने आती है। तो जैसे हम कानपुर से बहराइच आते हैं तो इसके 2-3 रास्ते हैं। हम उन 2-3 रास्तों को एक एक बार ट्राई करते हैं। एक बार इस रास्ते से गए, दूसरी बार दूसरे से गए, तीसरी बार तीसरे से आए। उसमें जो रास्ता हमको सबसे कंफर्टेबल लगता है उसी को हम चूज़ कर लेते हैं कि भाई ये रास्ता अच्छा है, यहाँ पे ढाबे भी मिलते हैं, चाय भी मिलती है, रोड भी अच्छी है, तो चलो इसी रास्ते को हम फॉलो करते हैं। इसी तरह से कोई भी समस्या होती है तो हम उसकी 2-3 कारण सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसको हम इस तरीके से करें तो ये समस्या हमारी दूर हो जाएगी। 3-4 को टेस्ट करते हैं, तो जो उपकल्पना हमारी सही होती है उसको हम मान लेते हैं। जीने पे जाने के 2 रास्ते मान लिए हमने बनाए, एक ये अंदर से है, एक उधर पीछे से है। अंदर वाला हमें ईजी पड़ता है क्योंकि हम बारिश वगैरह से बचते हैं, उधर वाला अनकंफर्टेबल है, खुला है तो हम भीगेंगे। तो हमारी उपकल्पना कौन सी सही होगी? अंदर वाली। इसे कहते हैं उपकल्पना। फिर उपकल्पना की परीक्षा हेतु आवश्यक रूपरेखा बनाना। उसके लिए हमें टाइम चाहिए। अगर हम कोई उपकल्पना अपनी बना रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको
किस तरह से हमारी वो कल्पना सही हो, उसके लिए पूरे स्टेप बाय स्टेप रूपरेखा बना लेते हैं। फिर रूपरेखा बनाई, उपकल्पना बनाई, समस्या भी हमारे पास आ गई। सब कुछ करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट, परिणाम। अब उस परिणाम से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यही हमारा एक्शन रिसर्च का सुझाव है। हमारी समस्या यहीं पर ख़त्म। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है।